मित्रों, नमस्कार। मैं अनु गुप्ता कैरियर इन हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आगामी परीक्षाएं टीजीटी एवं पीजीटी हेतु हम बच्चन सिंह जी द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक का वाचन कर रहे हैं। हम पुनर्जागरण काल के अंतर्गत बदलाव की स्थितियाँ, जो कि अध्याय 1 है, इसके अंतर्गत अभी इस समय हम तमाम समाज सुधार करने वाले जो संस्थाएं थीं उनका हम वाचन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रार्थना समाज को कल देखा है और आज हम रामकृष्ण मिशन को जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? सन 1897 में हुई। आगे देखिए। रामकृष्ण परमहंस अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में परमहंस थे। उनके संबंध में कहा जाता है कि इस गरीब, अनपढ़, गंवार, रोगी, अर्धमूर्ति पूजक, मित्रहीन हिंदू भक्त ने बंगाल को बुरी तरह हिला दिया। उनके योग्य शिष्य विवेकानंद ने उन्हें बाहर से भक्त और भीतर से ज्ञानी कहा है। किसे कहा है? विवेकानंद ने किसे कहा कि बाहर से भक्त हैं और भीतर से ज्ञानी हैं? विवेकानंद ने किसे कहा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस को। स्वयं विवेकानंद के संबंध में ठीक इसका उल्टा कहा जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस के देहावसान के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की सन 1897 में स्थापना की। तो प्रश्न ये भी बहुत पूछता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया और कब किया? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1897 में किया। कुछ लोग इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद की जगह रामकृष्ण परमहंस को कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे, परम शिष्य थे विवेकानंद, उन्होंने अपने गुरु के नाम पर यह स्थापना किया रामकृष्ण मिशन की। आगे देखते हैं। सन 1893 में विश्व धर्म संसद में सम्मिलित होने के लिए वे शिकागो गए। कौन? विवेकानंद जी। उनकी वक्तृता से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून ने लिखा था, विश्व धर्म संसद में विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। उनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उस महान देश में धार्मिक मिशनों को भेजना कितनी बड़ी मूर्खता थी। विश्व विजय करने के बाद इस देश में उनका अत्यंत भव्य स्वागत हुआ। यद्यपि उनका मुख्य प्रयोजन रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों का प्रचार करना था, फिर भी सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी। माननीय समता के विश्वासी होने के कारण उन्होंने जाति, संप्रदाय, छुआछूत आदि का विरोध किया। गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति अत्यंत प्रगाढ़ थी। उन्होंने कहा है, किसने कहा है? विवेकानंद जी ने। क्या कहा है? कि पूजा के सभी उपकरणों को फेंक दो। पूजा के सभी उपकरणों को फेंक दो। शंख, घंटा, घड़ियाल, दीप को प्रतिमा के सम्मुख डाल दो। शंख, घंटा, घड़ियाल, दीप को प्रतिमा के सम्मुख डाल दो। वैयक्तिक मुक्ति के लिए की गई साधना, यानी व्यक्तिगत जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, उसके लिए की गई साधना, शास्त्रों के अध्ययन का अहंकार छोड़ दो। जो लोग शास्त्रों का अध्ययन कर लेते थे उस समय, वो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे। इसी के लिए उन्होंने कहा कि अपने व्यक्तिगत मोक्ष के लिए जो साधना की करते हैं और जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और इसके बाद जो आपके अंदर अहंकार आता है उसको छोड़ दीजिए। गांव-गांव जाओ और गरीबों की सेवा में अपने को निछावर कर दो। ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। शिक्षित तथा उच्च वर्ग की भर्त्सना करते उन्होंने लिखा है, यानी विवेकानंद जी ने लिखा है। क्या लिखा है? कि जब तक देश के हजारों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, मैं प्रत्येक शिक्षित वर्ग को धोखेबाज कहूँगा। गरीबों के पैसे से पढ़कर भी वे उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। भारत को केवल जनता से आशा करनी चाहिए। उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मर चुका है। धर्म वह है जो शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति दे, जो आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव प्रदान करने में सहायता करे। धर्मगत ध्यान यदि व्यक्ति को प्रमादी और निष्क्रिय बनाता है तो उसे त्याग देना चाहिए। तुम्हारे रामकृष्ण की चिंता कौन करता है? तुम्हारी भक्ति और मुक्ति को कौन देखता है? तुम्हारे धर्म ग्रंथों की परवाह किसे है? अगर मैं अपने देशवासियों को कर्मयोग में दीक्षित कर सकूं और इसके लिए मुझे हजारों बार नरक जाना पड़े तो मुझे प्रसन्नता होगी। ये कथन किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने।
विवेकानंद ने हीनता की भावना से ग्रस्त देश को यह अनुभव कराया कि इस देश की संस्कृति अब भी अपनी श्रेष्ठता में अद्वितीय है, अनुपम है। इस देश का आध्यात्मिक चिंतन असमानांतर है। आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य की समता, एकता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की ओर भी उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। पश्चिम की भौतिकता से चमत्कृत देशवासियों को पहली बार यह एहसास हुआ कि हमारी अपनी परंपरा में भी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें दुनिया के सामने गौरवपूर्ण ढंग से रखा जा सकता है। इस तरह से हमने रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत उनके संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त किया और अब हम आर्य समाज के बारे में समझेंगे। तो आर्य समाज की स्थापना इसमें 1867 दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें 1867 की जगह जीके में जो है लूसेंट वगैरह में वो 1875 ईस्वी है। कितना है? 1875 ईस्वी है। तो इस तरीके से आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। आगे देखते हैं और किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। देखिए, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आर्य समाज का प्रभाव था। कहाँ कहाँ था आर्य समाज का? गुजरात में था, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। इन प्रदेशों का मिजाज बंगाल से भिन्न था। बंगाल की भावुकता के स्थान पर इन्हें पौरुष और अक्खड़ता अधिक प्रिय है। बंगाल और महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में मध्यकालीन संतों की वाणी का भी योगदान है, पर आर्य समाज में उनका कोई स्थान नहीं है। सन 1867 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इसमें 1867 दिया है, लेकिन लूसेंट वगैरह में 1875 दिया है। इसको थोड़ा सा हम कल इस डाउट को क्लियर करके तब हम बताते हैं। दयानंद असाधारण व्यक्ति थे। वे संस्कृत की चोटी के विद्वान, वाग्मी और अत्यंत मेधावी थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय दृढ़ और असमझौतावादी था। उनके विचारों में कहीं भी अस्पष्टता और रहस्यवादिता नहीं मिलेगी। विवेकानंद को छोड़कर इतना अटूट आत्मविश्वास अन्यत्र नहीं दिखाई देगा। उन्होंने आर्य समाज के लिए वेदों को आधार माना। वे वेदों को शाख और अपरिशेय मानते थे। वैदिक धर्म ही सत्य और सार्वभौम है, दूसरे धर्म अधूरे हैं। इसलिए समाज का कर्तव्य है कि अन्य धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में दीक्षित करें। आर्य समाज ने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को देखते हुए एक आचार संहिता बनाई। इसमें जाति भेद, मनुष्य या स्त्री पुरुष में असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। निश्चय यह एक लोकतांत्रिक दृष्टि थी। वैदिक धर्म के व्याख्याता होने के बावजूद वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। यानी प्रश्न ही अगर ये पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती कैसी शिक्षा के समर्थक थे, हिंदुस्तानी शिक्षा के या पाश्चात्य शिक्षा के, तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। समाज की भौतिक उन्नति के लिए वे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा आवश्यक समझते थे। 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना हुई। तो प्रश्न ये बनता है कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1886 ईस्वी में। आगे चलकर प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर दयानंद स्कूल कॉलेज खोले गए, जिसका नाम आप जगह जगह अभी भी देखते होंगे। DAV कॉलेज के नाम से वो जाना जाता है। अपने हिंदूवादी दृष्टिकोण के बावजूद आर्य समाज ने राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में आश्चर्यजनक योगदान दिया। कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार इसे दबाने के लिए भरपूर चेष्टा करती रही। द टाइम्स की पत्रिका थी, इसकी ओर से 1907 के बाद होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों की जांच करने के लिए एक प्रतिनिधि आया था। उसने आर्य समाज को ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सबसे अधिक खतरनाक तत्व बतलाया। उत्तर भारत के आचार विचार, रहन सहन, साहित्य, संस्कृति पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव पड़ा। गद्य की भाषा के परिष्कार में भी इस आंदोलन का अभूतपूर्व योग है। छुआछूत पर जितना प्रबल आघात इस आंदोलन ने किया, उतना और किसी अन्य ने नहीं किया। बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के आंदोलन उच्च और उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित रहे। आगे देखते हैं। पर आर्य समाज का प्रसार मुख्यतः मध्य वर्ग के बीच हुआ। तो आर्य समाज का प्रसार किस वर्ग में हुआ? उच्च वर्ग में नहीं हुआ, न निम्न वर्ग में हुआ, मध्य वर्ग में ज़्यादा हुआ। इसलिए इसका कार्य अधिक क्रांतिकारी सिद्ध हो सका। आर्य समाज के कार्य एक ओर प्रगतिशील थे तो दूसरी ओर प्रतिक्रियावादी। जहाँ तक मानवीय समता, अस्पृश्यता आदि का संबंध है, इसे प्रगतिशील माना जाएगा, किंतु मुसलमानों के प्रति इसका आक्रामक रूप प्रतिगामी प्रवृत्ति का सूचक है। वेदों को अपरिशेय और पौरुषेय और अतर्क मान लेने के कारण मुक्त व्यक्तिगत चिंतन के लिए इसमें अवकाश नहीं रह गया। तो इस तरीके से हमने आर्य समाज एवं उसके संस्थापक
स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब हम थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में भी जानेंगे। इसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में हुई और थियोसोफिकल आंदोलन भारतीय धार्मिक परंपरा पर ही आधारित था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल ओलकॉट द्वारा न्यूयॉर्क में सन 1875 में हुई। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? स्थापना किसने किया? तो मैडम ब्लावट्स्की और कर्नल ओलकॉट ने। सोसाइटी के संस्थापक जनवरी 1879 में भारत पहुंचे। 1882 ईस्वी में अडयार यानी मद्रास में इसकी शाखा खोल दी गई। श्रीमती एनी बेसेंट सन 1888 में इस संस्था की इंग्लैंड शाखा से संबद्ध हो गई। एनी बेसेंट जो थी 1893 में वे भारत आईं और सोसाइटी के विकास में तन मन से जुट गईं। उन्होंने घोषित किया कि मैं अपने विगत के संस्कारों के कारण हृदय से तुम्हारे साथ हूँ। अपने गत्यात्मक व्यक्तित्व और असाधारण वक्तृत्व शक्ति के कारण उन्होंने अनेक शिक्षित भारतीयों को आकृष्ट किया। श्रीमती बेसेंट ने समस्त देश का दौरा किया और हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता के पक्ष में ओजस्वी भाषण दिए। थियोसोफो में उन्होंने अपने आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए शिक्षा संस्थाएं भी खोली। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसी तरह का कॉलेज था। जो बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज है वो किस तरीके से था? ये थियोसोफिकल सोसाइटी के तर्ज पर किया गया था। इस आंदोलन के कारण उदारता और समन्वयवादी दृष्टि का विकास हुआ, किंतु यह बहुत कुछ उच्च वर्ग तक ही सीमित रहा। तो इस तरह से हमने समाज सुधार के आंदोलनों के अंतर्गत रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी को पढ़ा और समझने का प्रयास किए। तो मित्रों, हम इस तरह से अपनी वाणी को विराम देते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो हम डालने का प्रयास करेंगे। सभी मित्रों को शुभ रात्रि।